आज कहानी उस शख्स की जिसने 17 साल की उम्र में अपने स्कूल टीचर का पहला मर्डर किया। आज कहानी उस शख्स की जिसकी वजह से बनारस में पहली बार ओपन शूटआउट हुआ। टकसाल शूटआउट, बनारस में पहली बार दिन दहाड़े सड़कों पर राइफल गरजी। आज कहानी उस शख्स की जिसने एक एनकाउंटर करवाया, अपना मरा हुआ साबित किया। कुछ महीनों बाद अचानक से पुलिस के सामने सशरीर खड़ा हो गया और 34 पुलिस वालों की नौकरी खा गया। आज कहानी उस शख्स की जिसने 3 शादियां की। पहली शादी में जिस पत्नी का 9 महीने के बाद आत्महत्या होती है, उसकी हत्या का आरोप लगता है। दूसरी पत्नी जो होती है वो नौकरानी की हत्या करती है और उसके बाद एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद इस शख्स का राजनीतिक करियर और सामाजिक जो प्रतिष्ठा थी वो लगातार खत्म होने की कगार पर आ जाती है। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम जुर्म @8 PM, जिसमें हम देश और दुनिया के उन अपराधियों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने समाज में एक अलग तरीके से अपना असर छोड़ा अपराधी रहने के अलावा। आज बात धनंजय सिंह की कर रहे हैं। धनंजय सिंह, पहला आरोप इनके ऊपर 1990 में लगता है। महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ाई कर रहे होते हैं। उस वक्त 11वीं या 12वीं में होते हैं। उस वक्त इनके विद्यालय के पूर्व अध्यापक थे गोविंद उनियाल। उनकी हत्या का आरोप इनके ऊपर लगता है। पुलिस में केस दर्ज होता है, मुकदमेबाजी होती है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाता है। इनके पिता राजदेव सिंह, इलाके में इनका रसूख था, इलाके में पहुंच थी, जिसके बाद कहा जाता है कि वो केस बंद हो गया। इसके बाद यह पता चल चुका था कि धनंजय सिंह अब आसानी से रुकने वाले शख्स नहीं है। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय जाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय 90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े नेता मठाधीश पैदा हुए, उन सबका राजनीतिक विश्वविद्यालय, उन सबका राजनीतिक गुरु है लखनऊ विश्वविद्यालय। सो उसी तर्ज पर धनंजय सिंह भी वहां पहुंचते हैं। 1992-93 का वक्त होता है जब ये स्कूल वहां कॉलेज में पहुंचते हैं। तब तक इनके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग केसेस लग चुके थे। 19, 22, 21 साल की उम्र रही होगी। अंदाजा लगाइए आपकी इस शख्स का आगे की जिंदगी क्या रहने वाली थी। इसके बाद धनंजय सिंह की मुलाकात होती है अभय सिंह से। अभय सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता थे। अभय सिंह के बारे में थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देते हैं। अयोध्या की एक विधानसभा सीट है गोसाईगंज, सौभाग्य से जहां से मैं भी आता हूं। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रहे हैं। मुलायम सिंह के काफी करीबी थे। अखिलेश यादव के साथ भी मित्रवत रिश्ते हैं। उनका इनको शह मिलता है। क्या होता है, कृष्णानंद राय की हत्या में भी अभय सिंह का नाम आता है। मुख्तार अंसारी से काफी ज्यादा बातचीत की बात, तमाम चीजें आती हैं। खैर, मुलायम सिंह की सरकार होती है। उस वक्त छात्र गुट बनाते हैं धनंजय सिंह। अभय सिंह की सरपरस्ती में और तमाम नेताओं की सरपरस्ती में मर्डर, वसूली, अपहरण, लखनऊ और पूर्वांचल, मतलब लखनऊ से इलाहाबाद तक का पूरा काडर संभालते हैं। मिर्जापुर तक पहुंचते हैं और तमाम अपराध करते हैं। जब ये कॉलेज से निकलते हैं, इनके ऊपर 40 से ज्यादा केसेस लग चुके होते हैं कॉलेज के दरमियान ही, जब कॉलेज से निकलते हैं उस वक्त तक। अब कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने जो कुछ किया उसका एक लेखा जोखा आपको देते हैं। मंडल कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। मंडल कमीशन बना था पिछड़ों के सामाजिक और उत्थान के लिए, तमाम चीजों के लिए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे 79 में, तब आया था। फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 90 के वक्त पर बहुत तगड़ा आंदोलन उसके लिए हुआ था। उसमें भी धनंजय सिंह की प्रमुख भूमिका थी। ये तमाम चीजें होती हैं, उस दौरान तमाम घटनाएं होती हैं। अब इसके बाद कट्टू आ जाते हैं 93 के बाद 97 में। 97 में इनके पास ऊपर तमाम आरोप लगते हैं। फिर ये पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और चंद रोज बाद छूट जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है असली इनके गुनाहों का चिट्ठा खुलना। 1998 में इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे। ये 50,000 के इनामी बदमाश हो चुके थे। कल्याण सिंह की सरकार थी, जीरो टॉलरेंस की वो भी बात किया करते थे। और धनंजय सिंह का शूट मतलब एनकाउंटर का ऑर्डर निकल चुका था। भदोही मिर्जापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप होता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ वहां पर मौजूद हैं। ये पहली जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें लिखा गया था कि वहां पर मौजूद है। पुलिस जाती है, दल बल के साथ में 30-40 पुलिस वाले जाते हैं। एनकाउंटर होता है, शूट आउट होता है। 4 लोग घायल होते हैं, एक व्यक्ति की मौत होती है। कह दिया जाता है कि धनंजय सिंह मर गए, धनंजय सिंह का एनकाउंटर हो गया। तारीख थी 17 अक्टूबर 1998, समय था 11:30 बजे सुबह। फिर इसके बाद एक
तमाम बवाल होते हैं, कल्याण सिंह सरकार के ऊपर दबाव बनता है कि किस तरीके से हुआ, क्योंकि कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वहां पर धनंजय सिंह नहीं थे। दबाव बनता है, कई जांच समितियां बनती हैं, मानवाधिकार आयोग तक इसमें दिलचस्पी लेता है, कहता है कि बेकार में ऐसे ही लोगों का वहां पर पुलिस ने फेक एनकाउंटर कर दिया है धनंजय सिंह को बचाने के लिए। तमाम पुलिस वाले नकारते हैं इस चीज को, जांच होती है। यह सब चल ही रहा था। इसी दौरान फरवरी की एक मनहूस तारीख आती है 1999 की, जिसमें धनंजय सिंह पुलिस के थाने में जाकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इसके बाद पुलिस की जो पोल पट्टी थी, जो पूरी स्क्रिप्ट गढ़ी गई थी धनंजय सिंह के एनकाउंटर की, झूठे एनकाउंटर की, उस वक्त और बड़ा चलन हुआ था एनकाउंटर करो प्रमोशन ले जाओ, तो उसके तहत या धनंजय सिंह के कहने पर तमाम चीजें थी, तमाम सवाल थे। उन तमाम चीजों के दरमियान धनंजय सिंह का झूठा एनकाउंटर होता है। धनंजय सिंह आकर के फरवरी के महीने में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और 34 पुलिस वालों को नौकरी से निकाला जाता है, सस्पेंड किए जाते हैं, जांच बैठाई जाती है, लाइन हाजिर होते हैं। यह इनकी पहली घटना थी। अब इसके बाद 2002 में, इस दरमियान पूरी की पूरी ये अपना आतंक और फैलाते हैं, पुलिस के सामने जाते हैं, इनका गिरफ्तारी होती है, फिर छूट जाते हैं। ऐसे केसेस थे जिनमें सबूत नहीं मिलते हैं। उस वक्त पर इतना इंटेलिजेंस काम नहीं करता था, एक झूठ बनाया जाता था कई अपराधियों के बारे में कि उस वक्त तस्वीरें नहीं होती थी, उतना तेज इंटरनेट मीडिया नहीं था, उतनी तस्वीरें नहीं निकल पाती थी, तो कहा जाता धनंजय सिंह पहचाने नहीं जा सकते हैं। इस वजह से भी धनंजय सिंह को कई केसेस से बचने में आसानी हुई। तो धनंजय सिंह फिर उसके बाद छूट जाते हैं। साल आता है 2002। 2002 के पहले धनंजय सिंह चूंकि छात्र नेता राजनीति में थे, छात्र राजनीति में कभी कोई पद इनको नहीं मिला, ये बैकडोर से राजनीति करते थे, लोगों को सपोर्ट किया करते थे, अभय सिंह के समर्थक हुआ करते थे, तमाम चीजें थी। 2001 में इनका मन बनता है कि अब जी चुनाव लड़ने के बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। पूर्वांचल के या कहीं भी आप अपराध में देखें, और खास करके पूर्वांचल में तमाम अपराधियों की यही अपनी स्क्रिप्ट रही है कि पहले अपराध करो थोड़े बहुत, और उसके बाद जब अच्छा खासा नाम बन जाओ, उसके बाद सफेद चोला ओढ़ लो और तमाम चीजों से बच जाओ। धनंजय सिंह भी कॉपी कट उसी स्टाइल पे चल रहे थे। 2002 में रारी विधानसभा जौनपुर की सीट है, वहां से ये चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। निर्दलीय जीतते तो हैं, लेकिन उसके बीच में एक कहानी है जो आपको जानना जरूरी है, जो संभवतः धनंजय सिंह की जिंदगी की सबसे जरूरी कहानी है। वहां पर विनोद नाटे नाम का एक व्यक्ति था, दबंग नेता था, और उसकी लगभग जीत पक्की मानी जा रही थी। विनोद नाटे की एक ऐसी कहानी है जो आगे चल करके मुन्ना बजरंगी से जुड़ती है, आगे आपको सुनाएंगे, फिलहाल के लिए नहीं। विनोद नाटे दबंग नेता था, अपनी लोकल पहुंच वहां पर उसकी हुआ करती थी। फिर धनंजय सिंह के लिए यही मुश्किल थी कि जीता इससे कैसे जाए, इससे कैसे पार पाया जाएगा। धनंजय सिंह किस्मत वाले थे, किस्मत इनकी फिर से खुली और विनोद नाटे की किस्मत खराब गई। विनोद नाटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है अचानक से, और उसके बाद धनंजय सिंह के रास्ते खुल जाते हैं। इसके बाद एक चीज कहा जाता है कि धनंजय सिंह ने विनोद नाटे के समर्थकों का समर्थन लेने के लिए अपने गले में विनोद नाटे की तस्वीर डाल करके घूमे थे अपने पूरे प्रचार में। और इस दरमियान उनकी मां ने, धनंजय सिंह की मां ने उनके लिए काफी ज्यादा प्रचार किया था, घरों में जाकर के वोट मांगे थे, तमाम चीजें होती हैं। अभय सिंह के साथ भी सेम यही कहानी, उनकी पत्नी जाकर के उनके लिए वोट मांगा करती थी। तो बाहुबली नेता अक्सर इस्तेमाल इन चीजों का करते हैं। अब यहां पर जीत मिलती है, निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं। इसके बाद अभय सिंह की अब तक आप दोस्ती देख रहे थे, अब अभय सिंह और धनंजय सिंह की दुश्मनी देखिए। बनारस का पहला ओपन शूटआउट होता है, टकसाल सिनेमा का शूटआउट। थोड़ा सा आपको सिनेमा के बारे में बताते हैं। सिनेमा 90-80 के दशक में एक ऐसी जगह थी जो संभ्रांत लोगों की जगह नहीं मानी जाती थी। छोटे कस्बों में वहां पर गुंडे मवाली लफंगे, नए लड़के जो दबंगई कर रहे हैं या लफंगई कर रहे हैं, वो लोग वहां पर पाए जाते थे। तो सिनेमा के आसपास तमाम अपराध होते थे, तमाम मर्डर की आप कहानियां अगर लिस्ट देखेंगे तो सिनेमा हॉलों में 50% के आसपास मर्डर हुआ करते थे एक वक्त पर। लेकिन फिर समय बदलता गया, लेकिन उस वक्त पर सिनेमा के आसपास में घटनाएं होना आम था। वैसा ही एक घटना होती है कि 2002 की एक 5 अक्टूबर 2002 की तारीख होती है। धनंजय सिंह विधायक बन चुके थे, अपने पूरे काफिले के साथ जा रहे थे, अचानक से एक शूटआउट होता है और धनंजय सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। 4 लोग इसमें घायल होते हैं, धनंजय सिंह के गनर के समेत। धनंजय सिंह बच जाते हैं, बतौर विधायक जाकर के अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मायावती की सरकार उस वक्त पर थी और दोनों के ऊपर मायावती की उस वक्त पर हल्की सी टेढ़ी नजर थी, अभय सिंह पर ज्यादा थी, धनंजय सिंह पर कम हुआ करती थी। अब चूंकि वो विधायक थे, अभय सिंह तब कुछ नहीं हुआ करते थे, तो मायावती की थोड़ी बहुत सरपरस्ती इनको हासिल थी। पुलिस मुकदमा होता है, तमाम मुकदमेबाजी होती है, बवाल मचता है। इसके बाद फिर साल आता है 2007। जनता दल यूनाइटेड
जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इस बार उनके पास जनाधार कम है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन साल 2007 में जेडीयू की टिकट पर रारी विधानसभा से ही धनंजय सिंह विधायक बने थे उस वक्त में। फिर अपनी प्रसिद्धि में इजाफा देखते हुए धनंजय सिंह ने 2008 में जेडीयू छोड़ी, बसपा ज्वाइन करी, विधानसभा से इस्तीफा दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए। जौनपुर की सीट से, जौनपुर से संसद भी पहुंच गए, सांसद बनते हैं। और इसी कालखंड के दौरान अपने पिता राजदेव सिंह, जो कि संभ्रांत व्यक्ति थे, जाने माने आदमी थे, तो उनको भी वो सदन पहुंचा देते हैं। मतलब परिवार इनका जो होता है पूरा राजनीतिक सुख भोगने लगता है। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है। जब आदमी अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां से उसका ढलान शुरू होता है। 2011 वो साल आता है जब धनंजय सिंह के जीवन में राहु काल का प्रवेश होता है, यानी उनकी बर्बादी शुरू होती है। 2011 में धनंजय सिंह के ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में मायावती ने बाहर करवा दिया। लेकिन उसका मसला यह था कि धनंजय सिंह उस वक्त अपना पैर बहुत ज्यादा फैला चुके थे। ब्रजेश सिंह का इनको साथ मिल रहा था, मुख्तार अंसारी के खिलाफ जा रहे थे। मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे। मुख्तार अंसारी की एक अलग गैंग चलती थी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, इन तमाम लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ खड़े रहा करते थे। तो एक तरीके से का रिफ्ट बन गया था, जिसके बाद मायावती ने इनको पार्टी से बाहर निकाला और तुरंत ही जेल भी चले गए। राजनीति में एक खास बात होती है कि जब गुंडा मवाली जो होता है वो पार्टी के अंदर होता है, सरकार के अंदर होता है, तब तक वो ठीक ठाक होता है। लेकिन जब बाहर चला जाता है तो उसकी कहानी हो जाती है। उसी तरीके से धनंजय सिंह के साथ हुआ, पतन शुरू हुआ। अब पतन क्या आता है, दो चीजें होती हैं। एक इलाहाबाद गैंग कही जाती है जो मुख्तार अंसारी की गैंग बनती है। उसके अलावा चलता है कि ठाकुरों का जो राजपूतों का गैंग है, जिसमें राजा भैया भी आते हैं, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, तमाम लोग आते हैं इस लिस्ट में। इसके बाद फिर होता है 2012-2014 के दोनों चुनाव हार जाते हैं। 2012 का चुनाव क्यों हारते हैं? दरअसल धनंजय सिंह की कहानी जो हम आपको आखिरी में सुनाना चाहते थे वो सबसे पहले सुना देंगे तो आपको आसानी होगी कि धनंजय सिंह की जो बर्बादी शुरू हुई वो आखिर क्यों शुरू हुई। दरअसल मसला यह हुआ कि धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं अपनी जिंदगी में। 2006 में इनकी पहली शादी होती है मीनाक्षी सिंह के साथ में। 9 महीने के बाद आत्महत्या हो जाती है, बिहार की रहने वाली होती हैं। जिसके बाद थोड़ा बहुत इनके ऊपर असर पड़ता है, जांच बैठती है, कहा जाता है कि हत्या हुई है, हालांकि कुछ साबित नहीं हो पाता है, सत्ता का हिस्सा होते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर जागृति सिंह से इनकी शादी होती है। डॉक्टर जागृति सिंह इनकी जिंदगी का वो किरदार जिसके लिए हम कह रहे हैं कि इनकी बर्बादी शुरू होती है। डॉक्टर जागृति सिंह मुंबई में रहा करती थी। वहां पर एक नौकरानी इनके यहां काम करती थी, उसको प्रताड़ित करने, गैस चूल्हे पर लोहे की रॉड गर्म करके उसको जलाने, कमरे में कई दिन बंद करके रखना, खाना नहीं देना। वजह किसी को नहीं पता है कि क्यों ऐसा किया जाता था, लेकिन इसके प्रमाण है कि ऐसा किया जाता था। और एक रोज हत्या कर दी जाती है उस नौकरानी की। इसमें धनंजय सिंह का नाम आता है कि वो सबूत छुपाने और अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में इसमें लिप्त है। इसके बाद मामला इनका गड़बड़ाता है। ये डॉक्टर जागृति सिंह को चुनाव लड़वाते भी हैं 2012 में, जिसकी वजह से इनकी सामाजिक छवि को काफी नुकसान होता है। फिर लगातार 14 में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, 17 में लड़ते हैं, इनका कभी फिर मामला सेट नहीं हो पाता है। खैर अभी आ गए हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 में इनकी शादी एक और महिला से हुई, श्रीकला रेड्डी, जो कि पेरिस में जाकर के इन्होंने शादी करी। श्रीकला रेड्डी से 2017 में, अब हम आ गए हैं पत्नियों पर, तो पत्नियों वाला मसला पहले हल कर लेते हैं। श्रीकला रेड्डी को 2021 में जौनपुर से जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए ये शुरुआत करते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, माफ करिएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए ये प्रयास करते हैं। अब यहां पर एक चीज आती है जो आपको जानना जरूरी है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई थी, इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई थी। 2017 में हुआ क्या कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई, और अगर ये लिखा जाए कहीं पर कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्राइम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, तो वो आधा सच है। सच ये है कि योगी आदित्यनाथ ने उन पॉपुलर क्रिमिनल्स को जो बीते 10 वर्षों तक कम से कम अखिलेश सरकार के दौरान, मुलायम सिंह सरकार के दौरान, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ताकतवर हो रहे थे, उनको पीछे खींचा है। और जो उनके विपक्षी थे उनको एक तरीके की शह दे दी है कि आप सड़क पर खून खराबा मत करिए, धंधा करते रहिए। उसी कड़ी में धनंजय सिंह का नाम भी सामने आता है। धनंजय सिंह की कहानी शुरू करते हैं। धनंजय सिंह की जिंदगी में एक और किरदार अभी आएगा जिसका नाम है मुन्ना बजरंगी। उसकी कहानी आपको थोड़ा आगे सुनाएंगे। आगे की कहानी सुनाएं उसके पहले साल 2017 में आपको लेकर के चलते हैं कि साल 2017 में धनंजय सिंह हारे क्यों। धनंजय सिंह की जीत लगभग साल 2017 में पक्की ही थी मलानी विधानसभा सीट से, लेकिन मुलायम सिंह के साथ पुरानी दुश्मनी एक बार फिर से जाग गई। मुलायम सिंह का साथ इन्होंने कई मौकों पर नहीं दिया था। एक वक्त पर कहा जाता था कि मुलायम सिंह की सरपरस्ती थी, लेकिन मुलायम सिंह आखिरी बार जौनपुर में आते हैं, मलानी सीट पर पारसनाथ यादव का समर्थन कर देते हैं और मंच से ये कहते हैं
कि हमारे लिए, हमारे नाम पर पारसनाथ यादव को वोट दिया जाए, और यहां से धनंजय सिंह का पासा पलट जाता है। धनंजय सिंह के ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं रह जाती है और धनंजय सिंह यहां से चुनाव हार जाते हैं। 2020 में पारस के निधन के बाद उपचुनाव जब हुआ तब भी ये हार गए। तो एसपी यादव, उनके बेटे थे पारसनाथ यादव के, वो चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के धनंजय सिंह की लगभग राजनीतिक साख खत्म हो गई है। एक बार फिर से नाम सामने आ रहा है कि उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। इनके ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी से लग रहा है कि चुनाव लड़ सकते हैं मल्हनी सीट से ही, लेकिन उसके बीच में उनका एक वीडियो वायरल होता है क्रिकेट खेलते हुए। चूंकि अभी फिलहाल धनंजय सिंह वांछित हैं, 25,000 के इनामी भगोड़े हैं ये, तो कई चीजें अभी सवाल उठ रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। हम कहानी में रहते हैं। इनके ऊपर 2018 में एक सवाल उठता है। वाई सिक्योरिटी इनको योगी सरकार के द्वारा दी गई रहती है। उस पर सवाल उठता है कि एक सजायाफ्ता क्रिमिनल को, जो इसके ऊपर इतने हत्या और इतने तमाम गंभीर मुकदमे हैं, जिसको फरार कहा जा रहा है, कई मौकों पर फरार घोषित किया जा चुका है, उसको क्यों सुरक्षा दी जा रही है। तो फिर इसके बाद बवाल मचता है, सुप्रीम कोर्ट तक इस पर टिप्पणी करना पड़ता है कि क्यों इनको सुरक्षा दी जा रही है, जितना बड़ा अपराधी है, फिर इनकी सिक्योरिटी हट जाती है। 6 जुलाई 2021 को एक और हत्याकांड होता है, अजीत सिंह हत्याकांड, लखनऊ में होता है। उसी में फिलहाल ये भगोड़ा है, 25,000 का इनके ऊपर इनाम है। अजीत सिंह हत्याकांड क्या था? 6 जून 2021 को लखनऊ के विभूति खंड में कठौता चौराहे पर आजमगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख होते हैं अजीत सिंह, बदला लेने के लिए किसी मामले में रहा होगा, उस मामले में धनंजय सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उस दौरान जो स्टोरी बनाई जाती है वो कहा जाता है कि धनंजय सिंह मदद कर रहे थे। गिरधारी सिंह नाम का एक शख्स होता है, उसकी मदद करने लगते हैं धनंजय सिंह, और उसके बाद गिरधारी सिंह का अब तो एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसी दौरान पुलिस की कस्टडी में उसने बयान दे दिया था कि धनंजय सिंह हत्यारों की मदद कर रहे थे, ना कि बाकी लोगों की। इस वजह से धनंजय सिंह की संलिप्तता मानी जा रही है और धनंजय सिंह अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे हैं, इस वजह से यहां भगोड़े। अब चले आते हैं एक और शख्स जो धनंजय सिंह की जिंदगी में बेहद जरूरी है और जिसकी बात करना बेहद जरूरी है, वो है मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी की हत्या हो चुकी है। ब्रजेश सिंह के ऊपर सवाल उठे थे, लेकिन उससे ज्यादा सवाल उठा था धनंजय सिंह के ऊपर। हमने ब्रजेश सिंह वाले एपिसोड में आपको बताया है कि मुन्ना बजरंगी को कैसे निपटाया गया था। अब धनंजय सिंह का इसमें रोल क्या था वो सुन लेते हैं। जो हमने आपको शुरू में विनोद टेढ़ा का नाम बताया था, विनोद टेढ़ा को मुन्ना बजरंगी का गुरु माना जाता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। इसके अलावा भी मुन्ना बजरंगी, चूंकि वो आता था मुख्तार अंसारी गैंग से, मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ ही ये लोग यूनाइटेड थे। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, तमाम लोग जो थे छोटे मोटे क्या, मुख्तार अंसारी के बरक्स अगर रखा जाए तो ये छोटे हो जाते हैं। तो इनके साथ जो कुछ भी था कि जौनपुर के आसपास का जो इलाका था, उसमें मुन्ना बजरंगी भी अपना कदम बढ़ाने लगा, फैलने लगा। और उसी बीच में एक दुर्घटना होती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाती है और मुख्तार अंसारी के ऊपर उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जो जेल से कार्यक्रम चल रहा था उस पर रोक लग जाती है और मुन्ना बजरंगी के साथ भी उसी वक्त में गड़बड़ मामला हो जाता है। प्लान कर रहा था कि चुनाव लड़ेगा आगे जाकर के जौनपुर की किसी सीट से, विधानसभा सीट से, माफ करिएगा, चुनाव लड़ने का प्लान बनता है। लेकिन इस दौरान दो चीजें होती हैं कि वो क्यों प्लान बना पा रहा था कि मिर्जापुर में वो घुस जाए। चूंकि ब्रजेश सिंह भगोड़े थे, ब्रजेश सिंह गायब रहे थे लगभग 10 वर्षों तक, 10 या 7 वर्षों तक वो गायब रहे थे। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने अपनी ताकत बढ़ा ली थी और मुन्ना बजरंगी इस दौरान और ज्यादा ताकतवर हुआ था। मुन्ना बजरंगी के साथ दुश्मनी की शुरुआत कैसे होती है? एक तो विनोद टेढ़ा वाला मामला है, दूसरा यह होता है कि मुन्ना बजरंगी जब मुख्तार के धंधे को मिर्जापुर में घुसा रहा था तो इसी दौरान 2 लोग थे जो बहुत ज्यादा उसकी मदद करते थे। एक था पुष्पजीत सिंह जो मुन्ना बजरंगी का साला था, और दूसरा था 2017 में उसका मर्डर होता है मोहम्मद वारिस। अब चूंकि मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का जो दायरा था वो मिर्जापुर में बढ़ा रहा था और मिर्जापुर धनंजय सिंह अपना मानते थे, तो इस वजह से इसमें 2 लोग मदद कर रहे थे मुन्ना बजरंगी की। 2016 में पुष्पजीत सिंह का मर्डर होता है, मुन्ना बजरंगी का साला होता है, जिस पर कहा जाता है कि धनंजय सिंह और जो ठाकुर लॉबी, जो ठाकुर गुंडे हैं, जो ठाकुर गुंडों की लॉबी है, माफियाओं की लॉबी है, डॉन्स की लॉबी है, उनके द्वारा समर्थन मिला था जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ खड़े थे। इसके बाद 2017 में मोहम्मद तारिक की हत्या होती है, वो भी मुन्ना बजरंगी का खास माना जाता है। इलाहाबाद में इसको निपटाया जाता है। योगी सरकार में आ चुके थे तो इस वजह से उतना ज्यादा सघन जांच नहीं होती है, यह साफ सुथरी बात है, लोग इस चीज को मानते भी हैं। उसकी वजह क्या है कि योगी आदित्यनाथ की मुख्तार अंसारी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, और इसके अलावा जो अब सिस्टम जो उत्तर प्रदेश में क्राइम का चल रहा है कि जो अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी समर्थित गुंडे थे जिनको उस दौरान फलने फूलने का मौका मिला, उनको सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है।
और हम ये तो नहीं कहेंगे कि योगी सरकार के द्वारा गुंडों को स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन एक तरीके से उनको किनारे कर दिया गया है कि आम जनता को परेशानी ना हो, जिंदा रह लीजिए। उसी कड़ी में इनकी कहानी होती है। मुन्ना बजरंगी की पत्नी इसके बाद लगातार चिल्लाना शुरू करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि धनंजय सिंह हमको, हमारे पति को जेल में ही मरवा देंगे। अब धनंजय सिंह पर साफ साफ तो आरोप लगा नहीं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट देखिए किस तरीके से बनती है। मुन्ना बजरंगी पर एक केस लगता है। बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक लिखवाते हैं कि 10 करोड़ की फिरौती हमसे मांगी गई है। वो मामला होता है बागपत का। झांसी जेल में रहते हैं ये, झांसी जेल में सुरक्षित थे। झांसी जेल से इनको बागपत में शिफ्ट कराया जाता है। तब भी मुन्ना बजरंगी ये कहता है कि हमको रास्ते में ही मरवा दिया जाएगा, कि यूपी में ये कल्चर आ चुका था। फिर उसको लेकिन बागपत जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी दौरान बागपत जेल में एक और कैदी को शिफ्ट किया जाता है रुड़की जेल से। सुनील राठी नाम था उसका। सुनील राठी और मुन्ना बजरंगी दोनों दोस्त थे। तिहाड़ जेल में कुछ वक्त दोनों एक साथ गुजार चुके थे। और इस दौरान एक और शख्स आता है, विक्की सुनेड़ा। मुन्ना बजरंगी को लगा कि अब तो हमारे अपने ही लोग यहां पर जेल में, हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन सुनील राठी और विक्की खेड़ा को दरअसल वहां पर शिफ्ट कराया गया था सिर्फ इसीलिए ताकि मुन्ना बजरंगी को खत्म किया जा सके। हमने आपको पीछे कहानी इसकी सुनाई है कि मुन्ना बजरंगी पहुंचता है रात में, तमाम चीजें होती हैं, आइसोलेशन में रखा जाता है, जो एकांत वाला बैरक होती है उसमें रखा जाता है। सुबह चाय पानी होता है, उसके बाद मुंह धुल रहा था या कुछ ऐसी घटना कर रहा था। इसी दौरान सुनील राठी और विक्की सुनेड़ा के द्वारा मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 10 गोलियां लगी थी, 3 गोलियां उसके सिर में लगी थी। जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने जब बताया इस चीज को कि उसका पूरा सिर छितरा गया था, फट गया था, इतनी गोलियां इस तरीके से उसे गोली मारी गई थी। उसके बाद तमाम घटनाएं होती हैं जिसमें साफ साफ धनंजय सिंह का नाम आता है कि धनंजय सिंह ने रंजिशन उसको मारा है। ये तमाम कुंडली है धनंजय सिंह की कि उन्होंने क्या कुछ किया है, कितने अपराध हुए हैं, कुछ केस अभी सामने आए हैं, कुछ मामले दब गए हैं, बहुत चीजें होती हैं। फिलहाल धनंजय सिंह की हालत यह है कि वो भगोड़ा है। 25,000 का इनाम उनके ऊपर है अजीत सिंह मर्डर में। लेकिन इस दौरान धनंजय सिंह मौका बेमौका दिख जाते हैं। एक बार ब्लॉक प्रमुख के लिए दिखे थे, उनकी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। उसके बाद एक और वीडियो धनंजय सिंह का वायरल होता है क्रिकेट खेलते हुए। तब अखिलेश यादव कहते हैं एमबीएल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, माफिया भाजपा लीग, ये तमाम आरोप लगते हैं। फिलहाल धनंजय सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं उसी मलानी सीट से जहां से वो हारे हैं चुनाव। तमाम चीजें होने वाली हैं, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। राजनीति में इसी तरह से अपराधियों को शय मिलती रहती है। अगली कड़ी में कोई और कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साझा करें। यह था जोरमैट@8 PM जो रविवार को रात को 8 बजे आता है। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। शुक्रिया।